आजकल मौसम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। किसी को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जा रही है तो किसी को जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसे क्लिनिक पर लेकर पहुंची हूं जहां पर अगर आप आते हैं तो आपका फ़ायदा होने वाला है। आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं आपके अपने पानीपत शहर में जाटल रोड पर IBM हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक नीरा में स्किन एवं रूमेटोलॉजी क्लिनिक पर। आपको बता दें कि क्लिनिक दो जगह पर है, एक पानीपत और दूसरा करनाल में है। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति जी हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। तो मैम, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, आप अपने बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? MD Skin and VD from Nair Hospital, Mumbai. Then 1 year SMO-ship at Rajawari Hospital, Mumbai. Clinical associate at Leelavati Hospital, Mumbai for 2 years. Then at a private setup at Hisar and Hasi for 3 years. And at Hyderabadi Hospital, Panipat for 4.5 years. At Niramme Skin Rheumatology Clinic, Panipat, I've been here for last 2 years. We have another branch at Karnal also. That's running since 3 years. More than 13 years of experience per se. We deal with all the problems related to skin, hair, nails and all age groups. पानीपत क्लिनिक पर टाइमिंग्स है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे फ्रॉम 10 AM to 2 PM. रेस्ट ऑफ माई डेज आर एट करनाल क्लिनिक. अब बात कर लेते हैं स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे में मॉनसून सीजन में स्किन की कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? देखिए, मानसून सीज़न में जनरली फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन है गीलेपन की वजह से। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बॉयल्स या फॉलिकुलाइटिस हो जाना, घमोरी हो जाना या मलेरिया जिसे हम बोलते हैं, एक्ने फ्लेयर अप्स, जिनको एक्जिमा का इशू रहता है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है इन मानसून सीज़न। हेयर फॉल इश्यूज़ आपके इंक्रीज़ हो सकते हैं, इचिंग होना, डैंड्रफ हो जाना, ये सब कंसर्न्स जनरली रहते हैं पेशेंट्स के। अगर आपकी इचिंग मोर देन 2 वीक्स परसिस्ट कर रही है और आपकी नाइट स्लीप इंटरफेयर हो रही है, आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है, देन डेफिनेटली यू शुड सी अ स्किन स्पेशलिस्ट। तो मॉनसून सीजन में स्किन केयर कैसे करें? मॉनसून सीजन में ट्वाइस अ डे फेस वॉश यूजिंग माइल्ड क्लिनजर्स, यूजिंग लाइट वेट मॉइस्चराइज़र, नॉन कॉम्यूरोजेनिक, चाहे वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो। सनस्क्रीन मस्ट है, दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, SPF 30+। वेदर बाहर चाहे कुछ भी हो, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन एंड री एप्लीकेशन एवरी 3 आवर्ली। वेट क्लोथ्स या वेट सॉक्स हैं या वेट शूज़ हैं, आपने जितना जल्दी हो सके उनको बदलें। ड्राई फोल्ड्स को आप ड्राई करें। वेयर कॉटन ब्रीदेबल फैब्रिक फॉर डेली वेयर। और हेयर क्लिनजिंग भी आपका ट्वाइस अ वीक होना चाहिए यूजिंग माइल्ड शैम्पूज़। तो जनरली ये कंसर्न्स ज़्यादातर नहीं होते, इट्स मैनेजेबल। आप मॉनसून की बात कर रही हैं क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कभी धूप निकल जाती है, कभी बरसात हो जाती है, ऐसे में लोगों को ईचिंग होती है। तो क्या हर ईचिंग एलर्जी होती है? नहीं, हर ईचिंग एलर्जी नहीं होती है। फंगल इन्फेक्शंस में भी पेशेंट्स को ईचिंग होती है। ड्राइनेस है जनरलाइज्ड, उसमें भी ईचिंग हो सकती है। लिवर किडनी के पेशेंट्स को भी ईचिंग होती है। आपको किसी भी तरह का रैश हो गया है बॉडी पर, उसमें भी ईचिंग हो सकती है। लेकिन ईचिंग अब किस तरह की है उसके लिए यू शुड विजिट अ स्किन स्पेशलिस्ट फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। और लोगों को हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्किन स्पेशलिस्ट मिलना चाहिए? देखिए, हर हेयर फॉल एबनॉर्मल नहीं होता। अगर आपका हेयर फॉल मोर देन 100-150 है, आपको थिनिंग है बालों में, मिड पार्टीशन आपका चौड़ा हो रहा है, हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही है, आपको हेयर में इचिंग है, डैंड्रफ है, फ्लेकीनेस है, गंजापन है, आईलैशेस के बाल कम हो गए हैं, आईब्रोज के बाल कम हो गए हैं, डेफिनेटली इन दैट केस यू शुड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और मैं डायबिटीज़ को लेकर एक सवाल करना चाहूँगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं, ऐसे कौन से क्लू होते हैं स्किन के जिससे पता लगता है कि डायबिटीज़ है? स्किन में सबसे पहले अकैंथोसिस नाइग्रिकेंस हम बोलते हैं। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें आपके फोल्ड्स, अंडर आर्म्स, ग्रोइंस और नेक पे स्किन बहुत मोटी और डार्क कलर की हो जाती है और ये आपको फेस पर भी दिखाई दे सकता है। इट्स एन अर्ली साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड डायबिटीज़। बार बार फंगल इन्फेक्शंस हो जाना, आपके वूंड्स जो नॉर्मली टाइम पे हील होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, आपको बार बार बॉयल्स, फुंसी, फोड़ियाँ ऐसा हो जाना, तो दैट यूजुअली सिग्नल
डायबिटीज़। स्किन एक इज़ जस्ट नॉट एन आउटर लेयर ऑफ द बॉडी, ये कई बार आपके इंटरनल डिजीज़ का एक मिरर भी होता है। तो स्किन में अगर कुछ भी आपको अलग से रैशेस दिख रहे हैं, पेनफुल नोड्यूल्स दिख रहे हैं, जो परसिस्टेंट है, आपको ट्रबल कर रहे हैं, उस केस में आपको डेफिनेटली स्किन स्पेशलिस्ट से इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए। कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं? प्रोसीजर्स आपका जैसे किलॉइड ट्रीटमेंट है, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट है, स्किन पॉलिशिंग, केमिकल पील्स, स्किन टाइटनिंग प्रोसीजर्स, हाइड्रा फेशियल, मेडिफेशियल है, लेज़र हेयर रिडक्शन, PRP, GFC, एक्सोसोम्स। तो एवरी प्रोसीजर इज़ अवेलेबल हेयर। डिपेंड्स आपका स्किन टाइप क्या है, आपका कंसर्न क्या है। और आजकल देखा जा रहा है कि लोग लेज़र्स बहुत करवा रहे हैं, लेकिन कुछ मिथ बने हुए हैं लोगों के कि इन फ्यूचर उन्हें कहीं कोई बड़ी बीमारी ना लग जाए, तो इस पर क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, मैं डेफिनेटली लेज़र को लेकर जो भी मिथ्स है उनको मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले कि लेज़र इनफर्टिलिटी या कैंसर नहीं करता। नंबर 2, लेज़र पेनफुल नहीं होता, इसमें कूलिंग सिस्टम्स रहते हैं, इट्स वेरी कंफर्टेबल। नंबर 3, लेज़र से बर्न नहीं होते अगर आप राइट डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि आजकल नॉन प्रोफेशनल्स या फिर सैलून्स में भी लेज़र होते हैं, तो डेफिनेटली अवॉइड दैट। नंबर 4, एक सिंगल सीटिंग में आपको मैक्सिमम रिजल्ट अचीव नहीं होगा, यू मे नीड मल्टीपल सेशंस, डिपेंड कि आपका कंसर्न क्या है। एंड लेज़र हेयर रिडक्शन जैसे प्रोसीजर्स हैं या फिर अदर लेज़र्स हैं, दैट इज़ मेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स के लिए लेज़र है, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो मतलब सभी तरह की स्किन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है? बिल्कुल बिल्कुल। और रीजनेबल प्राइस पर होता है? बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी इकोनॉमिकल। चाहे आप कंसल्टेशन फीस लीजिए, मेडिसिन्स हैं, डिपेंडिंग आपका कंसर्न क्या है, ट्रीटमेंट आपका प्रोसीजर भी अगर एडवाइस किया जाएगा, जो ज़रूरत है हम वही एडवाइस करते हैं। वी एक्सपेक्ट कि अगर हम पेशेंट हैं, हम किसी डॉक्टर को विज़िट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, हम उस एक्सपेक्टेशंस को लेकर ही हम अपने पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं कि हमारे पेशेंट की जो एक्सपेक्टेशन हमारी तरफ है, हम उसको बैलेंस करके चलते हैं। तो ऐसा कंसर्न कभी, एवरी पेशेंट इज़ हैप्पी विद आवर ट्रीटमेंट। तो बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति कटारिया जी थी, जिन्होंने बताया कि आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एक बार विजिट करना चाहिए। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो अब हमारे साथ डॉक्टर अनिल चौहान जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। जी, मैं कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं पानीपत में लास्ट 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने MBBS किया था अग्रवाल मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने MD मेडिसिन किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा से। उसके बाद मैंने DRNB सुपर स्पेशलिटी की है इन रूमेटोलॉजी एंड क्लिनिकल न्यूमोलॉजी फ्रॉम इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सर, मेरा पहला सवाल कि आजकल लोग कंफ्यूज होते हैं रूमेटोलॉजिस्ट और ऑर्थोपेडिक में, इसमें क्या कुछ डिफरेंस है सर? रूमेटोलॉजिस्ट मेडिसिन की एक सुपर स्पेशलिस्ट होता है जो मेनली डील करता है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम जैसे आर्थराइटिस, वेस्कुलाइटिस, मायोसाइटिस या जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम में। ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर्स रहते हैं, दे डील करते हैं मेनली चोट में, ट्रॉमा में, फ्रैक्चर में और कोई सर्जिकल इशू है उसके लिए। तो सर, आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में काफ़ी ज़्यादा जॉइंट पेन की दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में क्या हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस होता है सर? नहीं, हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस नहीं होता। जॉइंट पेन की बहुत सारी वजह है। एक वजह उसमें से एक वजह आर्थराइटिस है। जॉइंट के आसपास काफ़ी स्ट्रक्चर्स रहते हैं, टेंडन, लिगामेंट, उसमें अगर कोई दिक्कत हो, स्वेलिंग हो, तो वो भी जॉइंट पेन की वजह हो सकती है। अगर जॉइंट के आसपास कोई नर्व कंप्रेस हो गई है या गर्दन में या आपकी बैक में, वो भी थोड़ा जॉइंट पेन आपके लिए जॉइंट पेन के सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। अगर मसल्स जॉइंट्स के आसपास हैं, उनमें कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन है, कमजोरी है, वो भी आपको जॉइंट पेन के जैसे प्रेजेंट हो सकता है। कई बार बोन्स के अंदर पेन रहता है, वो भी जॉइंट पेन के जैसे रहता है। जॉइंट पेन आर्थराइटिस एक टाइप है जिसमें जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। हर जॉइंट पेन आर्थराइटिस नहीं होता। आजकल मॉर्निंग स्टिफनेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है सर? अगर किसी पर्सन के अंदर जिसको जॉइंट्स पेन से परेशान है और स्टिफनेस अगर आधे घंटे से ज़्यादा रहती है, तो वो स्टिफनेस एक थोड़ा सा
पेशेंट्स को आर्थराइटिस या गठिया बाव की तरफ लेके जाता है। अगर पेशेंट्स को सुबह उठने पे स्टिफनेस 15-20 मिनट से कम रहती है, ठीक है, तो उस आर्थराइटिस होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर वो स्टिफनेस का ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि अगर पेशेंट्स को 1 घंटे से ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा या हो सकता है 2-3 घंटे तक स्टिफनेस रहे, तो उसके लिए एक बार पेशेंट्स को रूमेटोलॉजिस्ट से मिलके एवेलुएट करवाना चाहिए कि ये कोई गठिया की जैसी प्रॉब्लम तो शरीर में उत्पन्न नहीं हो गई है। तो सर आर्थराइटिस में हम बात कर रहे हैं, तो क्या आर्थराइटिस में एक्सरसाइज करनी चाहिए? आर्थराइटिस में एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आर्थराइटिस में एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी बेहतर होती है, आपका पेन रिड्यूस होता है, आपकी जो मसल्स हैं जॉइंट्स के आसपास उनमें स्ट्रेंथ बनी रहती है और उनकी वजह से आपकी बोन्स है वो मजबूत रहती हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, स्टिफनेस रहेगी और आपका पेन बढ़ सकता है। सर आजकल देखा जा रहा है कि यूरिक एसिड लोगों में ज़्यादातर बढ़ रहा है, और ऐसे में मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी कि यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब गाउट ही है? नहीं, यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब गाउट नहीं होता। यूरिक एसिड नॉर्मल, अगर एसिम्प्टोमेटिक किसी भी पर्सन के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसको हम एसिम्प्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड किसी पेशेंट्स के जॉइंट्स में डिपॉजिट होके वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है तो उसको गाउट बोलते हैं। अगर हम 100 लोगों को ऐसे को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और उनका हम लंबे टाइम तक उनको फॉलो अप करेंगे कि उनमें कितनों में गाउट की बीमारी डेवलप होती है, तो ओनली 8 to 10% पेशेंट्स में गाउट की बीमारी बनती है, जिसमें पेन सीवियर रहता है, आप उस पार्ट को मूव भी नहीं कर पाते हो, इन स्वेलिंग भी आती है और वो विद ट्रीटमेंट फॉर 2 to 3 वीक में रिजॉल्व हो जाता है। हर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ गाउट नहीं होता, उसके लिए अननेसेसरी दवाई नहीं लेनी चाहिए। तो सर ऑटोइम्यून डिसीज़ क्या होता है और उसके ट्रीटमेंट कैसे होता है सर? ऑटो इम्यून डिजीज़ वो होती है जिसमें आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो अपने ही शरीर पे अटैक करने लग जाती है। नॉर्मल स्थिति में हमारे शरीर की इम्यूनिटी का काम रहता है हमारे शरीर के अंदर किसी भी तरह के जर्म्स बैक्टीरिया आ रहे हैं तो उस पर अटैक करके उसको फिनिश करना। ऑटो इम्यून्स प्रॉब्लम के अंदर ये इस प्रॉब्लम में गड़बड़ी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी शरीर की इम्यूनिटी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती है या हमारी शरीर की इम्यून सेल्स हैं वो अपने ही टिश्यूज़ पे, ऑर्गन्स पे अटैक करने लग जाती है और इसकी वजह से जिस भी ऑर्गन पे वो अफेक्ट कर रही है उससे रिलेटेड समस्या ये क्रिएट कर सकते हैं। कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जिसमें जो हमारी इम्यूनिटी है हमारे जॉइंट्स पे अटैक करती है। सोराइसिस की प्रॉब्लम है जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारे स्किन पे अटैक करने लग जाती है। ल्यूपस की प्रॉब्लम है जिसमें हमारी इम्यूनिटी हमारी किडनी में, लंग्स पे, स्किन पे अटैक करने लग जाती है। बहुत लंबी लिस्ट है। देयर आर मोर देन 150 टाइप्स ऑफ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, मोर देन 150 टाइप्स। ये किसी भी उम्र में हो सकती है, 2 साल के बच्चे से लेके 90 साल के बुजुर्ग को भी। और ऑटो इम्यून डिजीज़ की होने की जो वजह है, कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स, अगर आपकी फैमिली में किसी को ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, मेनली माताजी पिताजी को, तो चांसेस ऑटो इम्यून डिजीज़ के ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी वजह है अगर आपको बार बार किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन जैसे चिकनगुनिया टाइप या एप्स्टीन बार वायरस या कोरोना वायरस टाइप का इन्फेक्शन रहा है तो इन लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तीसरी वजह है जो है कि फीमेल जेंडर हार्मोनल चेंजेस पर्टिकुलरली आफ्टर मेनोपॉज और प्रेगनेंसी कैन लीड्स टू द ऑटो इम्यून डिजीज़ इन बॉडी। उसके अलावा तनाव भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे शरीर में ऑटो इम्यून प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। काफ़ी बार देखा जाता है कि ओबेसिटी, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो भी एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जेंट्स पेशेंट्स के अंदर स्मोकिंग बहुत बड़ी वजह है जो आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। जो ऑटो इम्यून डिजीज़ का ट्रीटमेंट है इसमें कुछ डिमार्ड्स मेडिसिन होती हैं जिसको डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटीरोमेटिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें मीथोट्रेक्सेट और लेफ्लुनोमाइड, सल्फासेलेजिन, माइकोफिनोलेट, मॉफ्टिल, एजाथायोप्रिन और स्टीरॉयड
दवाइयाँ। अब काफ़ी ऑटो इम्यून डिजीज़ में बायोलॉजिक्स नाम का अच्छा बेहतर ट्रीटमेंट भी आ गया है। एक बहुत बड़ा मिथ है ऑटो इम्यून डिजीज़ का ट्रीटमेंट सिर्फ स्टीरॉयड होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। स्टीरॉयड को ऑटो इम्यून डिजीज़ के ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते से कुछ महीने बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल डोज में दिया जाता है। पेशेंट्स गलती करता है, काफ़ी बार हमारे पास रहता है स्टीरॉयड को कंटिन्यू करेंगे और बाकी दवाइयाँ बंद कर देंगे, जो बहुत बड़ी एक पेशेंट्स मिस्टेक करते हैं। और आर्थराइटिस की, ऑटो इम्यून डिजीज़ की बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स हैं जिनके साथ पेशेंट्स कंफर्टेबल लाइफ जी सकता है। तो सर एक्चुअल में आप किस किस बीमारियों का इलाज करने वाले हैं? जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हम ट्रीट करते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस है, सोराइटिक आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, वेस्कुलाइटिस है, गाउट है, मायोसाइटिस है, या ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस जिसमें कमर की में पेन होने लगता है, हड्डियाँ बढ़ जाती है, घुटनों के अंदर ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें गैप कम हो जाता है, या हम जिसमें अपना नॉर्मली बोल देते हैं जी ग्रीस ख़त्म हो गई है जॉइंट्स की, या घुटने घिस गए हैं, या सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जिसको हम बोल देते हैं जी गर्दन के अंदर हड्डियां बढ़ गई हैं या नस दब गई हैं, वो सब चीज़ें हम ट्रीट करते हैं। क्या कुछ टाइमिंग रहती है आपसे मिलने की? पानीपत में मेरा ओपीडी रहता है 10 to 2, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। जी। और करनाल? करनाल में मेरा ओपीडी टाइमिंग रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मॉर्निंग में 10 बजे से लेके 2 बजे तक, और शाम को प्रतिदिन संडे को छोड़कर। सर ल्यूपस के स्किन और ज्वाइंट्स के क्या लक्षण होते हैं? ल्यूपस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसमें आपकी इम्यूनिटी ही आपके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स पे अटैक करती है। ये बीमारी आपके लगभग 70 to 80% जो लोगों में जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, और नियरली 90% लोगों में स्किन को भी असर करती है। इस बीमारी के अंदर जो करेक्टरिस्टिक लीजन होता है स्किन पे, चेहरे पे मलार बटरफ्लाई जैसा रैश आ जाता है, और जो धूप की वजह से, धूप के एक्सपोजर के साथ में या गर्मी के एक्सपोजर के साथ में वो बढ़ जाता है। और जो जॉइंट्स में दिक्कत रहती है इस बीमारी के अंदर, उसमें जोड़ों में दर्द, स्टिफनेस, अकड़नपन जो सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रहता है, और लगभग 2 घंटे से ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। जॉइंट्स में काफ़ी बार स्वेलिंग आ जाती है। पेशेंट्स को इवन डे टू डे एक्टिविटी में, ग्लास पकड़ने में, खाने में तक में दिक्कत हो सकती है, चलने तक में दिक्कत हो सकती है। कोल्ड में उंगलियां जो हैं वाइट और ब्लू हो जाती हैं, तो क्या ये नॉर्मल है? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये उंगलियां नॉर्मल ब्लू और वाइट होना दो एक रोमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना नॉर्मल 2 तरह से हो सकता है। प्राइमरी रेनॉल्ड्स जिसमें पेशेंट्स के शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती है, और ये आपके ब्लड वेसल्स का एबनॉर्मल रिस्पॉन्स होता है कोल्ड से, उसकी वजह से ये होता है, उसको हम प्राइमरी रेनॉल्ड्स डिजीज़ बोलते हैं। काफ़ी बार ये बीमारी जो रेनॉल्ड्स फिनोमिना है, ये किसी ऑटो इम्यून डिजीज से भी लिंक रह सकता है, जैसे सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, या जिसको हम स्क्लेरोडर्मा भी बोल देते हैं, या MCTD, या अदर प्रॉब्लम जैसे SLE या डर्मेटोमायोसाइटिस जैसे। इस डिजीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी भी पर्सन को लग रहा है कि मेरी उंगलियां कोल्ड के एक्सपोजर के साथ में नीली या सफ़ेद हो रही है, तो उसमें हमें रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हम इसको, अगर कोई सेकेंडरी रेनॉल्ड्स है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट दे सकें। सर स्किन टाइटनिंग क्या सजेस्ट करता है? स्किन टाइटनिंग अगर है तो एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जिसको हम बोलते हैं स्क्लेरोडर्मा, उसको ये सजेस्ट कर सकता है। उसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ या ओवरलैप सिंड्रोम, उसमें भी ये स्किन टाइटनिंग हो सकती है। ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के साथ हो सकती है। कुछ लोगों में स्किन टाइटनिंग जैसे आपके डायबिटीज़ वगैरह की वजह से भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या ये कोई ऑटो इम्यून डिजीज से संबंधित है या कुछ और वजह है, उसके लिए हमें रोमेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, और ताकि उसके अप्रोप्रिएट टेस्ट करवाया जा सके, और बीमारी को अर्ली स्टेज पे ही ताकि हम कंट्रोल कर सकें। सर लास्ट एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारी पब्लिक को क्या कुछ देने वाले हैं आप? अगर किसी भी पर्सन को हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर जो हम पेशेंट देखते हैं आर्थराइटिस से रिलेटेड रहता है। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास बहुत लेट रिपोर्ट करते हैं जब ऑलरेडी जॉइंट्स डैमेज हो चुके हो। पेशेंट्स को अगर किसी को भी जोड़ों में दर्द हो
और स्टिफनेस हो जो 1 घंटे से ज़्यादा हो और जोड़ों में दर्द 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, उस पेशेंट को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें और जॉइंट्स को डैमेज होने से बचा सकें। सेकंड जो चीज़, सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी बैड थिंग फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट्स। आपको जब भी लगे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आपके सिम्टम्स कंट्रोल नहीं है, आपको रूमेटोलॉजिस्ट से दिखाएं और उसके अकॉर्डिंग दवाई लीजिए। अपने आप स्टीरॉयड पेन किलर के साथ में सिम्टम्स कंट्रोल ना करें, ये चीज़ें आगे आपको प्रॉब्लम को बढ़ा सकती हैं, बीमारी को कंट्रोल नहीं करेंगी। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जान लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चन हैं, मैम से जान लेते हैं। डॉक्टर दीप्ति हैं। तो मैम, कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि ये स्किन की प्रॉब्लम है, ये हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो क्या दोनों का आपस में कोई लिंक है? स्किन और जॉइंट्स दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं। काफ़ी बार ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं स्किन और जॉइंट्स दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। कई बार जॉइंट पेन पहले आता है, स्किन में रैशेस बाद में आते हैं, और काफ़ी बार स्किन रैशेस पहले आते हैं, जॉइंट पेन बाद में आते हैं। तो इन दोनों में ही आपको डर्मेटोलॉजिस्ट और रिमेटोलॉजिस्ट से इवेल्युएशन करवाना पड़ता है। तो मैम, कोई स्किन प्रॉब्लम है तो क्या वो जॉइंट्स पे भी इफेक्ट करती है? नहीं, बिल्कुल। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है सोराइसिस। सोराइसिस स्किन की डिजीज़ है, लेकिन ये जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती है, जिसको हम सोराइटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। डर्मेटोमायोसाइटिस है, इसमें आपको स्किन में रैशेस आ सकते हैं आइज़ के अराउंड, हैंड्स पर, लेकिन ये आपके जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व करती है। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिसमें स्किन और जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट साइड बाय साइड हो सकता है, तो दोनों में हमें इवेलुएट करना पड़ता है। लेकिन नॉट एवरी रैश इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो हमें फिगर आउट करना पड़ता है। तो कौन से स्किन रैशेस को बिल्कुल कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए? अगर आपको फीवर के साथ रैश आया है, इट कैन बी अ साइन ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। अगर आपके रैशेस के साथ स्किन पर ब्लिस्टर्स हो गए और स्किन पील ऑफ हो रही है, दैट इज़ एन एमरजेंसी। अगर आपके रैशेस हैं जो परसिस्टेंट है, 2-3 हफ्ते में ठीक हो रहे हैं, दोबारा हो रहे हैं, उसमें भी आपको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपको फेस पर बटरफ्लाई रैश है, साथ में माउथ अल्सर्स भी है, वेट लॉस है, हेयर फॉल है, तो डेफिनेटली थिंकिंग ऑफ ल्यूपस आपको रिमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। और अगर आपको पेनफुल रेड नोड्यूल्स हैं बॉडी पर, दैट कैन बी अ साइन ऑफ एरिथेमा नोडोसम। अगर आपके लेग्स पे या हाथ पे या एब्डोमेन पे अगर आपको पर्पलिश या फिर मरून कलर के स्पॉट्स हैं जिनको दबाने पर वो गायब नहीं होते हैं, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ वेस्कुलाइटिस। तो वो भी आपको उसमें रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो अगर आपको स्किन से रिलेटेड या फिर जॉइंट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो आप लोग एक बार विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको लेकर पहुंची थी आपके अपने पानीपत शहर के जाटल रोड पर निरामय स्किन एवं रूमेटोलॉजी क्लिनिक पर। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप साथ के साथ शेयर जरूर करें, नीचे दिए नंबरों पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।